हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में यार हम देखने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी कि आपके जो जेई मेंस 2021 के फेब शिफ्ट के पेपर हुआ था उसमें मतलब जितनी भी शिफ्ट्स में आपके सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन आए थे वो आज हम डिस्कस करेंगे। इससे जो पिछला सेशन है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, तो वहां पे अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस देखे थे और उसमें जहां जहां भी शॉर्ट ट्रिक्स पॉसिबल थी वो मैंने आपको बताई थी। तो आज के सेशन में मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम शॉर्ट अप्रोच से जो है क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो यही चीज हम देखने वाले हैं। चलिए फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपन आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन यार आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब ये जो क्वेश्चन था ये आया था 24 फेब शिफ्ट 1 में। ठीक है, और ये एक न्यूमरिक टाइप क्वेश्चन था और क्वेश्चन के लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें तो ये लगभग एक मॉडरेट लेवल का था। तो आप लोग भी यार रजिस्टर साथ में लेके ही बैठिए, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम लेके एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन ट्राई करिए और फिर नहीं समझ में आए तो फिर हम सॉल्यूशन को देखेंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या देके रखा है? इसमें देके रखा है ए जो है वो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर अपन के एन एलिमेंट्स है, ठीक है, और सभी जो है 3 डिजिट नंबर है। देन बी एक ऐसा सेट है जो कि 9k+2 फॉर्म में, वेयर के बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स, और सी जो है वो 9k+l के फॉर्म में और के बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स, एंड एल जो है वो 0 से 9 के बीच में लाई करता है। अब आगे क्या इन्फॉर्मेशन देके रखी है? तो वो देके रखी है कि इफ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज 274 इंटू 400 देन एल इज इक्वल टू। देखिए, एक चीज हमने सेट में पढ़ी हुई है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो अगर ये बोला है कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, यानी कि सीधी सीधी सी बात हो रही है कि भाई इन सबके सम का जो सम रहेगा वो 274 इंटू 400 है। 274 इंटू 400। अब ये दो जो है इनका हमें यूनियन लेना है, यानी इंडिविजुअली इसका सम और इंडिविजुअली इसका सम, इन दोनों का सम मिला के जो है वो 274 इंटू 400 देगा। ये कॉन्सेप्ट जैसे ही समझ में आ गया, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि क्या बात हो रही है? बी में जो अपने 9k+2 फॉर्म के जितने भी बन रहे हैं ना नंबर्स, उनमें से ऐसे नंबर उठाने जो कि 3 डिजिट नंबर भी हो। तो सबसे पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो k की जगह अगर अपन 11 डाले तो सबसे पहला नंबर हो जाएगा अपना 101। 9k+2, यहाँ पे हमने k की जगह क्या डाल दिया? 11, तो ये आ गया हमें 101। इस तरीके से अगला नंबर क्या बन जाएगा? तो k की जगह हम 12 डाल दें तो वो हो जाएगा 108+2 110। इस तरीके से जो है हमें सीरीज मिल जाएगी। तो ये सीरीज हमारा जो आखिरी नंबर देगा वो हो जाएगा 992। ये सीरीज हमारी जो हो गई ये सिंपली एपी की है, इसका सम हम निकाल सकते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो एन टोटल हमारे एलिमेंट्स कितने हो गए? 100, 100/2 इंटू ए प्लस एल, 101 प्लस 992। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं कि इसका पूरी वैल्यू निकाल के लिखेंगे, बट आप इसको इस तरीके से फैक्टर में ही रहने दीजिए। इसे हम लिख सकते हैं 50 इंटू, ये क्या हो जाएगा 101 प्लस 992, तो ये हो गया हमारा 1093। इस फॉर्म में से लिखे रहने दीजिए फैक्टर में, क्योंकि यहाँ पे भी आप क्वेश्चन में देखें तो ये किस फॉर्म में दिया है? फैक्टर फॉर्म में। चाहते तो वो 274 इंटू 400 से जो हमें फाइनल आंसर मिलता वो चीज भी लिख सकते थे, पर उन्होंने कुछ सोच के अगर फैक्टर में लिखा है तो हमें भी वही चीज करनी है। इस चीज से यार आपकी 2-3 स्टेप्स बच सकती है। अब जो है अगली सीरीज यानी कि ए इंटरसेक्शन सी, उसका सम क्या होगा? तो जैसे ये एपी के फॉर्म में था तो ए इंटरसेक्शन सी जो है वो भी एक एपी के फॉर्म में बनेंगे। उनके नंबर्स हमें इस तरीके से काउंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते, इसको S1 बोल देते, इसको S2 बोल देते। तो S1 प्लस S2 इज गिवन एज 274 इंटू 400, इस तरीके से दिया है। और S1 हम निकाल चुके हैं 50 इंटू 1093। ये आ गया 50 इंटू 1093 प्लस S2 इज इक्वल टू 274 इंटू 400। इसको इस साइड भेज दीजिए। तो 274 इंटू 400 माइनस 50 इंटू 1093। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर हम वो फैक्टर को पूरा सॉल्व कर लेते तो फिर ऑब्वियसली यहाँ से कॉमन निकालने के लिए फिर हमें सोचना पड़ता है। यहाँ पे अपन को दिख रहा है 50 कॉमन निकल सकता है, तो आपकी जो है कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। और जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 54950। तो यहाँ पे आप अपनी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत बचा सकते हैं और फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये अब जब हमें सम मिल गया तो सिंपली वही हमें एपी का फॉर्मूला लगा देना है। 54950 इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एन। तो n/2 हमारा वही हो जाएगा 100/2 इंटू ए प्लस एल। अब जो फर्स्ट टर्म होगा वो किस फॉर्म में लिखा है आपको? 9k+l। तो फर्स्ट टर्म हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 99+l। और लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा? तो लास्ट टर्म हमारा सिंपली हो जाएगा 990+l।
ठीक है, मैंने सबसे पहले k की जगह 11 डाला, यहीं से अपना स्टार्ट होगा क्योंकि 99 प्लस l ही जो है वो आपको फर्स्ट 3 डिजिट नंबर देने वाला है। आप l की जगह अगर 1 डालेंगे, l की जगह 2 डालेंगे तो वो एक 3 डिजिट नंबर ही बन जाएगा। तो वही l की वैल्यू ऑब्वियसली हमें फाइंड करना है, इसलिए हमने उसको एज अ वेरिएबल ही रहने दिया 100/2 इंटू 54950। यहां से हम जब l को सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी 5। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें जो है अप्रोच करना था। तो यहाँ पे आपको एक चीज जो है सीखने को मिली कि क्वेश्चन से ही हमें हिंट लेनी है कि भाई अगर उन्होंने फैक्टर फॉर्म में छोड़ा है तो हमें भी अपने जो सॉल्यूशन है उसको फैक्टर फॉर्म ही लेके चलना है, ताकि हम अपनी कैलकुलेशन जो है कैलकुलेशन जो स्टेप्स होती है ना उनको कम कर पाए। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो ये है 24 फेब के शिफ्ट 2 का पेपर और उसके अंदर न्यूमरिक टाइम क्वेश्चन ही था ये। इसमें देके रखा था कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 65/12। अब ये एक चीज जो है ना ये स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज करती है। जैसे आपको लिख देते हैं कि 3 टर्म्स इन जीपी है, तो हमें किस टाइप से टर्म्स को मानना चाहिए? क्या हमें उन्हें ऐसा मानना चाहिए कि जैसे मान लीजिए 3 टर्म्स की बात करूं तो a/r, a और ar, या फिर हम उसे इस तरीके से ले ले a ar तो देखिए ये उस पर डिपेंड करता है कि कहीं आपको प्रोडक्ट की बात भी अगर कर दी गई हो तो उस टाइम जो है आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a/r, a और ar। क्या होगा उस प्रोडक्ट के केस में r और r कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एक वेरिएबल में जो है आंसर आ जाता है। तो ये चीज हमें फायदा करती है। अब इस क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 65/12, बट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स जैसी चीज कहीं नहीं लिखी है। सेकंड स्टेटमेंट में ये लिखा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है 3 टर्म्स में, लेकिन आपका वो r वाला फैक्टर कैंसिल नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अपने जो पहले 4 टर्म है उन्हें ये मान लेंगे ar² और ar³। तो इनका सम हमें क्या देके रखा है? इनका सम हमें देके रखा है 65/12। यहाँ पे a कॉमन ले लिया तो ये हो गया अपना 1 प्लस r प्लस r² प्लस r³ इज इक्वल टू 65/12। अब अगली चीज क्या लिखी है कि भाई सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रेसिप्रोकल्स इज 65/18। तो इसके रेसिप्रोकल हमारे क्या हो जाएगा? सिंपली ये हो जाएगा हमारा 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar² प्लस 1/ar³। दिस इज गिवन एज 65/18। तो 1/a हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 प्लस 1/r प्लस 1/r² प्लस 1/r³। अब इसमें हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? r³ प्लस यहाँ हो गया r² प्लस r प्लस 1/ar³। ये चीज हो गई हमारी 65/18। अब सिंपली ये हमें दिख रहा है, ये जो एक फैक्टर है दोनों में कॉमन है, तो सिंपली आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा a² r³, ठीक है, इसको डिवाइडेड बाय ये वाला एक्सप्रेशन किया, यानी कि फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, ये चीज मैंने करी। तो a² r³ इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 18/12। ठीक है, तो 18/12 हो गया हमारा सिंपली 3/2। a² r³ हमें 3/2 मिल गया। अब एक और इंफॉर्मेशन अपन को देके रखिए क्वेश्चन में, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी इज 1। तो फर्स्ट 3 टर्म्स जो है जीपी के 1 देके रखे हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा a³ r³ इज गिवन एज 1। ये चीज हो गई। सिंपली अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 2/3, हाँ 1 डिवाइडेड बाय 3/2 करा, ये हो गया 2/3, और यहाँ पे हमें a है ना, तो a इज इक्वल टू 2/3 मिल गया। a इज इक्वल टू 2/3 मिल गया तो इसमें डाल दीजिए। तो सिंपली हमारा r क्या मिल जाएगा हमें? 3/2। a मिल गया, r मिल गया। अब पूछा क्या है कि थर्ड टर्म जो है वो अल्फा देके रखा है, और थर्ड टर्म हमारा क्या था? अल्फा इज गिवन एज ar² है ना, हमने ar² लेके चला है और यहाँ पे थर्ड टर्म अल्फा देके रखा है क्वेश्चन में। तो ar² की वैल्यू निकालनी है, a की जगह 2/3 डाल दो, r² की जगह क्या डाल देंगे? 9/4। तो ये हो गया 1 से 2 3/2, और 2 अल्फा पूछा है तो उसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी फाइनल 3। इस तरीके से यार सिंपली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो यहाँ पे बस जो चीज ध्यान देने वाली थी कि भाई प्रोडक्ट के लिए आप ऐसा नहीं, मतलब सॉरी, जो 4 टर्म्स हमें जीपी के मानने वो हमने उस तरीके से नहीं लिए कि भाई जो ये a/r, a और ar इस तरीके से लेते हैं, यानी कि वहां पे अपन ले लेंगे a/r² और इस तरीके से, तो वैसे नहीं लेना था आपको ar, ar² और ar³। जहां पे प्रोडक्ट वाली बात हो जाए तो फिर इस टाइप से लेंगे अपन रेसिप्रोकल वाले, क्योंकि फिर आपको ही दिक्कत होती है जब वो इस तरीके से लिखा रहता है a/r और ऐसे कुछ फैक्टर रहते हैं, तो वहां पे हमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में क्या देके रखा है? देखिए समेशन टाइप में लिखा है, तो अपन उसको थोड़ा सा एक्सप्रेस कर लेते कि भाई एग्जैक्टली वो कहना क्या चाह रहा है। एक्स आपको देके रखा है कि समेशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी कॉस
कॉस थीटा 2n, है ना। तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, n की जगह 0 डालो, पहला हमें मिल गया 1, सॉरी 1 नहीं, n की जगह 0 डाला तो ये हो गया, हाँ सॉरी ये 1 ही हो जाएगा। n की जगह 1 डाला तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगला हमारा हो गया कॉस 4 थीटा एंड सो ऑन। तो ये इन्फिनिटी तक है। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये तो सिंपली हमारी इनफाइनाइट जीपी हो गई। क्यों इनफाइनाइट जीपी हो गई, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका जो कॉमन रेशियो है वो हमेशा सेम रह रहा है, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो वो जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच ही अपना लाई करेगा, है ना। इसका मतलब ये अपने वो जो है कॉमन इनफाइनाइट जीपी के लिए एक कंडीशन होती है कि कॉमन रेशियो जो है वो -1 से 1 के बीच लाई करना चाहिए, तो उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिंपली अपन इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, a/1 - r। तो ये हमने लिख लिया, ठीक है, इस तरीके से हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब सिमिलरली हम y को लिख लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/1 - sin स्क्वायर फाइ। और z इसी तरीके से हम लिखेंगे तो z क्या हो जाएगा, 1/1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाइ। इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पे हमें x y z हर एक ऑप्शन में चेक करना है। तो आप देखें तो ये थोड़े से यार एक्सप्रेशंस गंदे से है ना, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाइ, फिर हम बैठ के एक एक को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको थोड़ा अगर इजी फॉर्म में चाहते हैं तो आप एक काम करिए, थीटा और फाइ की जगह दोनों की जगह 45 डिग्री ले लीजिए। कोई भी एंगल के लिए ऑब्वियसली ये सेटिस्फाई करने वाला है, लिखा है ना कि थीटा और फाइ जो है वो 0 से लेकर π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो हम जो है इसको कुछ भी एक्सप्रेशन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया उसको, 45 डिग्री। तो ये चीज हो गई हमारी। तो ये हमने जब लिया तो यहाँ पे 45 डिग्री डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2, 1 - 1/2 हो गया हमारा 1/2, तो ये हो गया 2। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा 2, और z की जगह अगर हम ले तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1/2 इंटू 1/2 1/4, ये हो गया 3/4, तो ये फाइनली हो गया 4/3। अब जो है हमें एक्सप्रेशंस में बस उठा के चेक करना है। तो जब आप देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन डी है वो सेटिस्फाई होगा। x इंटू वाई हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली 4 प्लस z क्या हो जाएगा 4/3। तो ये हमारा हो गया 12 + 4 16/3। और राइट हैंड साइड हम देखें तो x + y क्या हो जाएगा 4 इंटू 4/3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 16/3। तो एक ही ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन 4। तो ये जो है ये आपका टाइम सेव करता है, वरना आप जो है सारे एक्सप्रेशन उठा के डालते हो तो वहां पे आपको एलसीएम और वो सब चीजें करनी पड़ती, बट जब नंबर में वैल्यू आ जाती है तो कैलकुलेशन काफी ईजी हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना है। ओके देन फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भैया अगर हमें सारी शॉर्ट ट्रिक्स को सीखना हो तो उसके लिए भी आपका कोई कोर्स है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जेई मेन स्मार्ट कोर्स फॉर मैथ्स एक ऑलरेडी बना हुआ है, जिसके अंदर हम आपको सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाती है। ठीक है, जेई मेंस में आपको जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हर चैप्टर के लिए पॉसिबल शॉर्ट ट्रिक्स आपको उसके अंदर बताई जाएगी। साथ ही साथ आपका जो है स्मार्ट रिवीजन होता है, ठीक है, पूरी थ्योरी ऑफ मैथ्स जिसके अंदर जितने भी फॉर्मूलेस हो गए उनको हमें समझते हैं, साथ ही साथ उनका किस तरीके से एप्लीकेशन लगता है क्वेश्चंस में, ठीक है, आपको अप्रोच समझाया जाता है। तो ये सब चीजें आपके जेई मेंस में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और आपको प्रैक्टिस के लिए डीपीपीस मिलती है। तो मेरे हिसाब से ये पैकेज जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है, ताकि आप लोग अपने जो जेई मेंस 2022 के लिए अभी जितनी भी आपकी तैयारी है ना उसको एक बहुत अच्छा खासा बूस्ट दे सकती है, और इससे यार आपके परसेंटाइल को भी एक अच्छा खासा बूस्ट मिल जाएगा। तो बाकी अगर आपको और जानकारी चाहिए कि पेमेंट किस तरीके से करना और वो सब, तो उसके लिए आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं 10qchallenge@gmail.com पे। चलिए तो फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो इसके अंदर देके रखा है कि लेट a1 a2 a3 जो है वो स्क्वायर्स देके रखे हैं, जिसमें n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ an इक्वल्स द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ an + 1। तो भाई स्टेटमेंट में तो बहुत अजीब सा लगा है, अपन फिगर बनाते हैं, अपन को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक स्क्वायर सबसे पहला हो गया अपना a1, फिर अगला स्क्वायर हो गया अपना a2। दिखने में मतलब थोड़ा ऐसा साइज सेम सा लग रहा है, वैसे कुछ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन देके रखी है तो हर एक में कुछ ना कुछ जो साइड का लेंथ डिफरेंट हो रहा है। अब इन्फॉर्मेशन को अगर हम देखें तो लेंथ ऑफ a1 देके रखा है 12, यानी इसकी जो लेंथ है स्क्वायर की हर एक साइड की वो है 12। फिर बोला है कि an इक्वल्स द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ an + 1, यानी इसकी जो डायगोनल है ना उसकी लेंथ होगी अपने इससे जो छोटा वाला स्क्वायर है उसकी। तो इसकी अगर लेंथ है 12 तो इसकी डायगोनल की लेंथ हो जाएगी 12। अब अगर इसकी डायगोनल की लेंथ 12 है तो इसकी साइड की लेंथ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अपनी सिंपली 12/√2।
अब इससे जो बड़ा स्क्वायर बनेगा उसकी डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी, तो उसकी डायगोनल की लेंथ हो जाएगी सिंपली 12/√2। 12/√2 तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसकी साइड हो जाएगी 12/√2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ऐसे करते हुए चलेगा। अब अगर मैं बात करूं कोई एक टीएन, ठीक है ना, मतलब कोई एक टीएन स्क्वायर हो गया अपना, जनरल हम ले रहे हैं उस स्क्वायर का, तो उसकी साइड की लेंथ क्या हो जाएगी, तो वो सिंपली अपनी हो जाएगी 12/√2 रेज़्ड टू पावर n-1। क्योंकि आप देख सकते हैं कि n इजिकल टू 1 डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1 0, और वो सिंपली हो जाएगी 12। तो चलिए भाई अपनी जो ये एक्सप्रेशन लिखा है अपन ने वो सही लिखा है, तो 12/√2 n-1। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा सिंपली जो अपनी साइड देके रखी है उसका स्क्वायर 144 अपॉन ये हो जाएगा √2 सिंपली 2 रेज़्ड टू पावर n-1। इस तरीके से हमने उसका एरिया लिख लिया। तो बोला है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच एरिया ऑफ an इज लेस देन 1। ये जो एरिया है दैट मस्ट बी लेस देन 1। 144 अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर n-1 मस्ट बी लेस देन 1। तो ये हो जाएगा 144 मस्ट बी लेस देन 2 रेज़्ड टू पावर n-1, यानी कि 2 की पावर अगर अपन देखें तो 2 की पावर 7 क्या होता है, 2 की पावर 7 हो जाता है अपना 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 हो गया 128, 2 की पावर 8 हो जाता है 256, है ना। तो ये जो वैल्यू है दिस मस्ट बी इक्वल टू 2 की पावर 56, जस्ट जो उससे बड़ी है। तो 2 की पावर n-1 मस्ट बी इक्वल टू 256, यानी n-1 इज इक्वल टू 8। तो n अपनी वैल्यू मिल गई हमें 9, यानी फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा इक्वल टू 9। स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी थी n की इसलिए, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा n इक्वल टू 9। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ रहा है। बस वो लिखा था a1 a2 a3, तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए लिखा रहता है। इसमें आपको ये ध्यान देना होता है कि आप जो है फिगर किस तरीके से उसको अच्छे से ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे अपन को फिगर से सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज़्ड टू पावर एक्स प्लस ए रेज़्ड टू पावर 1 माइनस ए रेज़्ड टू पावर एक्स, वेयर ए एक्स जो है बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एंड ए इज ग्रेटर देन 0। ज्यादातर क्वेश्चंस मिनिमम वैल्यू हो गए, मैक्सिमम वैल्यू हो गए। अपने को यार ये चीज स्ट्राइक करती है कि भाई ये तो ऑब्वियसली एओडी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये क्वेश्चंस मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज में क्यों लिखे, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के कुछ क्वेश्चंस में एक और प्रॉपर्टी यूज होती है, वो होती है हमारी am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इसलिए इसे याद रखिए। तो ये किस टाइप के एक्सप्रेशन में यूज होती है, अब यहाँ पे देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज़्ड टू पावर एक्स प्लस ए रेज़्ड टू पावर 1 माइनस ए रेज़्ड टू पावर एक्स। यहाँ पे आप एक चीज नोट कर रहे हैं, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, सिंपली ऐड, और ये ए रेज़्ड टू पावर एक्स और माइनस ए रेज़्ड टू पावर एक्स, ठीक है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसे टाइम पे जो है ये हमारी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। तो इन दोनों टर्म्स में मैंने लगा दिया ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ये हो जाएगा ए रेज़्ड टू पावर एक्स प्लस ए रेज़्ड टू पावर 1 माइनस ए रेज़्ड टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ दिस इनटू दिस। तो ये हमारा सिंपली क्या हो जाएगा ए रेज़्ड टू पावर 1, है ना। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला हमारा हो गया एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√a, यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो हमारा सही आंसर है। एक स्टेप के अंदर अपना आंसर आया। कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि भाई एओडी वाले कॉन्सेप्ट से जाना होगा, बट ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम अपने आप में एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट है, और कई बार क्वेश्चंस में लग जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो बस हमें ध्यान से देखना है कि क्या एक्सप्रेशन में वो लग पा रहा है तो भाई उसे ही लगाओ। चलिए तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 फेफ शिफ्ट 1 का। इसके अंदर देके रखा है इन एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज द सम ऑफ द सेकंड एंड द सिक्स्थ टर्म इज 25/2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 25। सीधी सी बात हो गई, ज्योमेट्रिक सीरीज में हमें वो टर्म्स को लेके चलना है। फिर से आप यहाँ पे एक चीज नोट करिए, मैंने हमेशा बोला कि अगर सारे टर्म्स का प्रोडक्ट देके रखा है तो ही आप वैसे टर्म मानिए a बाय आर, a और ए आर, नहीं तो आपको जैसे सिंपल से लिखते हैं ना ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, वैसे ही लिखिए। तो यहां भी वही करना है। इंक्रीजिंग बोली थी ज्योमेट्रिक सीरीज, और बोला है कि सम ऑफ द सेकंड एंड द सिक्स्थ टर्म इज 25/2, यानी ए आर प्लस ए आर रेज़्ड टू पावर 5 इज गिवन एज 25/2। तो ए आर अपन ने कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आर की पावर 4 इज गिवन एज 25/2। और दूसरी चीज क्या देके रखी है, प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड एंड द फिफ्थ टर्म इज 25, थर्ड और फिफ्थ टर्म, तो इनका प्रोडक्ट देके रखा है, यानी ए स्क्वायर आर रेज़्ड टू पावर 6 इज गिवन एज 25।
तो इसे हम सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए आर क्यूब, ठीक है ना, इज इक्वल टू 5। ए आर क्यूब इज इक्वल टू -5 क्यों नहीं लिया मैंने? आप बोलेंगे कि रूट अपन ने यहाँ पे लेंगे तो प्लस माइनस आना चाहिए। माइनस इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने बोल दिया इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज, यानी कि ए और आर दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे इसलिए अपन ने इसको क्या ले लिया, इक्वल टू 5। तो ए आर क्यूब अपने पास 5 है, ये अपने पास जो है 25/2 है। तो इनको अपन सिंपली क्या करते हैं, बस डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा अपना r इंटू 1 + r⁴, और ये हो जाएगा 5/2, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा अपना r³। तो r से ये r², 1 + r⁴ अपॉन r² इज गिवन एज इज इक्वल टू 5/2। ये चीज आपको देख रखी है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उसके बाद अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फॉर्म करेंगे। बट यहाँ पे भी थोड़ी सी स्मार्टनेस अगर आप दिखाएं ना तो आपकी चीजें काम जो है आसान हो जाएगी। इसको अगर मैं ध्यान से देखूं और ऊपर वाले न्यूमरेटर को, इन दोनों को कंपेयर करूं, मैं बोलूं कि 1 + r⁴ अगर 5 है और r² अपना 2 है, तो सिंपली क्या हो रहा है, r² अगर 2 है तो इसके अंदर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो 2² क्या हो जाएगा, 4 4 + 1 5, ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर रहा है। तो भाई अपन सीधा सीधा बोल दो ना कि r² क्या है, इक्वल टू 2। एक बार में अपना आंसर आया, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये चीज ना बहुत बार काम आ जाती है। आपको दोनों साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक बार कंपेयर करके देखिए, कई बार ये चीज सेट हो जाती है और हमें आंसर जो है एक स्टेप में मिल जाता है। नहीं तो स्टूडेंट अपना वही टाइम वेस्ट करते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद फैक्टर्स निकाल रहे। तो यहाँ पे आप टाइम सेव कर सकते हैं। तो r अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ से, इक्वल टू √2। r हमें √2 मिल गया तो वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां से हमारे जो है हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। अब बोला है कि सम ऑफ 4th 6th एंड 8th टर्म इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहां से जो है हमें वैल्यू मिलेगी 4th 6th। तो 4th अपना क्या हो गया, ar³ प्लस ar⁵ प्लस ar⁵7, ये होगा हमारे 4 6 8। इसमें एक और चीज ये है कि ar³ जो है वो अपन को 5 दे के रखा है, ठीक है ना। तो ar³ मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, ये हो गया 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा r² प्लस ये हो गया r⁴। तो ये आपको 5 दे के रखा है, और r² क्या है हमारा 2, तो ये हो गया हमारा 4। 1 + 2 + 4 हमारा क्या हो गया, तो ये हो गया 7 7 × 5 35। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा 35, यानी ऑप्शन फर्स्ट। देख रहे हैं आप, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वो सब फैक्टर्स निकालने की दिक्कत ही चली गई, ठीक है। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था, हल्की सी स्मार्टनेस दिखानी थी इस टाइप के क्वेश्चन में। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 26 शिफ्ट 1 का, सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। ये आपको देख रखी है। अब ये सीरीज ऐसे जनरली स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती है कि भाई ना तो ये एपी जैसी दिख रही है ना जीपी जैसी दिख रही है। तो ये जो है ये हमारी थोड़ी स्पेशल काइंड ऑफ सीरीज है। फर्स्ट टर्म को अगर भूल जाओ तो ये क्या लिखा है पता है, 2 7 12 17 22। इन टर्म्स को अलग से देखो तो ये एक एपी जैसा दिख रहा है, और 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब 1/3⁴ ये जीपी जैसा दिख रहा है। तो ये हो जाती है हमारी एजीपी सीरीज। और एजीपी सीरीज में जब सम निकालना होता है ना तो उसका फॉर्मूला थोड़ा ऐसा खतरनाक सा होता है, स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है। तो उसमें एक स्पेशल मेथड जो है मैं आपको बताता हूँ, वो यूज होता है एमएमएस। तो एमएमएस में स्पेशली क्या होता है, तरीका ये है मूव मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से हमें करना है। तो s इजिकल टू, मैं सिर्फ 2/3 से लेकर टर्म्स लिख रहा हूँ, और जब इनका जब सम आ जाएगा तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 को अपन को लिखने का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, ये क्योंकि यही टर्म्स जो है वो एजीपी में लाई कर रहे हैं। तो ये हम लिख लेते हैं 2/3 प्लस 7/3 स्क्वायर प्लस 12/3 क्यूब एंड सो ऑन। तो मूव, सबसे पहली स्टेप मूव है, तो यही सीरीज को लिखिए, हर एक टर्म को बस एक एक जो पोजीशन है वो राइट में शिफ्ट कर दीजिए। तो ये हो गया 2/3 यहाँ लिखा था तो यहाँ पे इसको 2/3 कर दिया, ये 7/3 स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर दिया, 12/3 क्यूब को यहाँ शिफ्ट कर दिया, इस तरीके से हमने लिख दिया। और अगली जो स्टेप होती है वो होती है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है, मल्टीप्लाई हमें इसके कॉमन रेशियो से करना है। जो भी इसमें भाई जीपी वाली सीरीज है ना उसका जो कॉमन रेशियो उससे मल्टीप्लाई करना है। तो सीधा सीधा दिख रहा है वो क्या है हमारा 1/3। तो 1/3 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 7/3 क्यूब, ये हो जाएगा 12/3⁴ और ये प्लस प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, ये प्लस प्लस, इस तरीके से जो हमारी सीरीज लिखी है। अब क्या करना है, आखिरी स्टेप है सब्ट्रैक्ट। तो जो हमारी ओल्ड सीरीज है न्यू सीरीज को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो s - 1/3 s क्या हो जाएगा हमारा 2s/3, 2s/3 इज इक्वल टू, ये हो गया 2/3, ये क्या हो जाएगा 5/3
3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 5/3 क्यूब, और इस तरीके से जो है हम टर्म्स लिख लेंगे। तो 2/3 को इस साइड ले आते हैं, ये हो जाएगा 2/3 s-1 इज इक्वल टू, ये हो गया 5/3 स्क्वायर प्लस 5/3 क्यूब प्लस 5/3 की पावर 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से जो हमारे टर्म्स हो जाएंगे। तो ये तो जो है हमारे इनफाइनाइट टर्म्स है, ठीक है ना, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट जीपी। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3 स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या हो जाएगा हमारा सिंपली 1/3, और यहाँ पे अपना क्या लिखा है 2/3 s-1। तो ये हो जाएगा अपना 2/3 इंटू 3/2, 3/2 तो ये हो गया 5/3, और यहाँ पे आ जाएगा 1/3, है ना। तो 3/2 लिखा था, सॉरी यहाँ पे आएगा 3/2, 1/2, और ये हो गया 2/3 s-1। 3 हमारा जो है कैंसिल हो गया, s-1 क्या आ गया हमारा 5/4, ये +1 किया तो s हमें मिल गया 9/4। s जो है हमें 9/4 मिला, तो 9/4 प्लस 1 करना होगा, क्योंकि 1 अपन ने जो है शुरू में यहाँ पे ऐड नहीं किया था, ठीक है। तो ये 1 का ध्यान रखना है, जल्दी जल्दी में ये नहीं कि 9/4 आंसर लगा दिया। 9/4 प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा सिंपली 13/4, यानी फाइनल आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 3। तो समझ लीजिए एजीपी में बस ये एक सिंपल सा मेथड रहता है एमएमएस वाला, ये आप याद रख लीजिए। और बाकी जो लोग यार इनफाइनाइट एजीपी का याद रख सकते हैं सम, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। पर मैं जनरली यार स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि आप एमएमएस मेथड से जाइए, क्योंकि ये बहुत ईजी रहता है लगाना। आप देख रहे, आपको सिर्फ अपनी स्टेप्स को फॉलो करना है और आपका आंसर आपको फाइनली मिल ही जाएगा। और बाकी जब इनफाइनाइट नहीं रहती है ना, तब तो और ज्यादा दिक्कत होती है। उस टाइम पे तो एमएमएस मेथड ही लगाना, क्योंकि उसमें तो फॉर्मूला और भयंकर हो जाता है। तो ये चीज का ध्यान रखें। मुझे खुद भी वो फॉर्मूला याद नहीं है, मैं हमेशा एमएमएस तरीके को याद रखता हूँ कि भाई अपन को क्या करना है, सबसे पहले मूव करना है सीरीज को, फिर मल्टीप्लाई करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, और डेफिनेटली कोई ना कोई शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आने ही वाला है, आपकी शिफ्ट में फंस गया तो आपको इस मेथड से जो है परिचित रहना होगा। तो होपफुली यार ये वीडियो में आप सभी को मजा आया होगा, और आप चाहते हैं कि इस टाइप के वीडियोस हम आपके लिए और भी लेके आए, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूले, क्योंकि यार हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और जो है ज्यादा वीडियोस लाते रहे। और फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक का जो है वो मैं ट्राई करूंगा कि लाइव सेशन रख पाऊँ, उससे रिलेटेड पोस्ट जो है वो डल जाएगी अपनी कम्युनिटी पोस्ट में, तो आप उसको देखते रहिए, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं हो। चलो फिर, तो स्ट्रीम को अपन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, इस वीडियो को। और होपफुली यार इस वीडियो में मजा आया होगा। बाकी आप लोग क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करिए, अपन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का तो आपकी जो है वो हम देखभाल कर ही लेंगे, बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन जोरों शोर से करते रहिए।